यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है फिजिक्स में, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक से हम लोग शुरू कर रहे हैं आज, बस देखना है हमें। तो जो टॉपिक मैं यहाँ पे ले रहा हूँ वो है हमारा वेक्टर्स का। ठीक है, जो वेक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, है ना। वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, वेक्टर क्या चीज है बेसिकली, है ना। तो वेक्टर्स से रिलेटेड जो है आज हम लोग यहाँ पे अपने सारे कॉन्सेप्ट जो होंगे वो क्लियर करेंगे, और कुछ क्वेश्चंस जो है वो वेक्टर से रिलेटेड आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे भी। तो जो वेक्टर्स हमारे पास में होते हैं, वो वेक्टर्स की अगर मैं बात करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे आता है हमारे पास में फिजिकल क्वांटिटी, जिसको हम लोग कहते हैं भौतिक राशि। सबसे पहले हमारे पास में आता है क्या, एक फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी जो होती है इनको हम लोग भौतिक राशि कहते हैं हिंदी में। और फिजिकल क्वांटिटी जो है वही फिर आगे जाकर के, मतलब उसको हम लोग क्या करते हैं, क्लासिफाई कर देते हैं स्केलर्स में, वेक्टर्स में। ठीक, फिजिकल क्वांटिटी को ही हम लोग क्या कर देते हैं, आगे जाकर के उसको बांट देते हैं दो हिस्सों में, और वो दो हिस्से क्या होते हैं हमारे पास में, स्केलर और वेक्टर। अभी स्केलर क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो हम जो दो हिस्सों में बांटते हैं उनमें से एक होता है वेक्टर। उस वेक्टर के बारे में आज हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी नाम की जो ये चीज यहाँ पे आ रही है ये एक्चुअली में है क्या। तो जो फिजिकल क्वांटिटी है ये है कि एक ऐसी क्वांटिटी, तो मैंने यहाँ पे क्या कहा, मैंने कहा कि एक ऐसी क्वांटिटी, ऐसी भौतिक राशि, ठीक है, जो कि हमारी क्या की जा सकती हो, मेजर की जा सकती हो। और मेजर करने के जो तरीके हैं वो भी मैंने आप बताए हैं। मेजर करने का तरीका है डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या मतलब होता है, देखो डायरेक्टली का मतलब है कि आप उसको सीधे सीधे तरीके से मेजर कर पा रहे हैं, और इनडायरेक्टली का मतलब है कि आप उसको सीधे तरीके से मेजर नहीं कर पा रहे हैं। अभी सीधा तरीका क्या होता है, जैसे मान लो एक वजन करने की मशीन है, वजन तोलने की मशीन है। तो वजन तोलने की मशीन पे क्या होगा, आप जैसे ही कोई चीज रखोगे वो तुरंत आपको वजन बताएगी, है ना। तो वजन जो है वो तुरंत बता दे रही है। वो क्या हुआ यहाँ पे, वजन जो है वो आपका जो वेट है वो एक फिजिकल क्वांटिटी है, और मैं वेट को मेजर कर पा रहा हूं डायरेक्टली, तो वो हमारा यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी है। अब अगर मैं वेट को यानी कि वजन को ही इनडायरेक्टली मेजर करूंगा तो कैसे मेजर करूंगा, जैसे मान लो कि आपके हाथ में कोई एक चीज है, उसका थोड़ा सा कुछ वजन है, और आपके पास में तोलने वाली कोई मशीन नहीं है, सिर्फ आपके हाथ में वो वजन जो है वो रखा हुआ है। मान लो आपसे आपका दोस्त पूछता है कि इसमें लगभग कितना वजन होगा, तो आप बताओगे सोच करके, यार लगभग 2 किलो के आसपास इसमें वजन होगा। मतलब आपने तोला नहीं है लेकिन आपने अंदाजे से बताया है। आप जब भी अंदाजे से बताते हैं उसमें आता है इनडायरेक्ट मेजरमेंट। अंदाजे से बताने वाला जो मेजरमेंट होता है उसको इनडायरेक्ट मेजरमेंट बोला जाता है। और जो क्लियर क्लियर मेजर यानी कि क्लियर तरीके से जो हम लोग यहाँ पे नाप लेते हैं, तोलते हैं, वो सबको हम लोग डायरेक्ट मेजरमेंट्स में लेते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी जो है वो ऐसी क्वांटिटीज हैं जो कि मेजर की जा सकती है डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, और उनको क्या कहते हैं हम लोग, फिजिकल क्वांटिटी जो है वो कहते हैं। ठीक है, तो ये होता है। अच्छा, अब यही जो फिजिकल क्वांटिटी है, अभी जैसे मैंने आपको बताया, इसके एग्जांपल्स यहाँ पे बहुत सारे हो जाएंगे हमारे पास। इसके एग्जांपल में आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे कि फोर्स ले लिया आपने, आपने यहाँ पे वेट ले लिया, आपने यहाँ पे स्पीड ले ली, है ना, आपने यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो ले ली, डिस्प्लेसमेंट ले लिया, डिस्टेंस ले लिया, मतलब अनगिनत। ये जो फिजिकल क्वांटिटीज होती है, जो भौतिक राशि होती है, अनगिनत होती हैं। इतनी चीजें हैं कि आप मतलब जो है, मतलब गिनते गिनते थक जाओगे। ठीक है, तो हर एक चीज जो है वो आपकी फिजिकल क्वांटिटी में यानी कि भौतिक राशि में आती है। तो जो मैंने भी आपको बताया है कि ये डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली मेजर होते हैं। अब इन्हीं में से अगर मैं बात करता हूं कि इनको अगर मैं क्लासिफाई कर रहा हूं, क्लासिफिकेशन कर रहा हूं मैं फिजिकल क्वांटिटी का, वो देखो क्लासिफिकेशन ऑफ अ, ठीक। अब क्लासिफिकेशन जो है, क्लासिफिकेशन का मतलब है कि अब हम लोग इसको जो है कुछ हिस्सों में बांट देंगे। अब फिजिकल क्वांटिटी का जो क्लासिफिकेशन वो कैसे किया जा सकता है, जैसे कि वो एक तरीके से आए कैसे हैं, कैसे बने हैं, एक तो उस तरीके से किया सकता है। दूसरा जो उनका मैग्नीट्यूड है ना, मैग्नीट्यूड या फिर हम लोग कह सकते हैं डायरेक्शन, एक उसके बेसिस पे किया जा सकता है। तो फिजिकल क्वांटिटीज जो है वो हम लोग कह सकते हैं कि दो तरीके से उसको हम लोग बांट सकते हैं। सबसे पहला है यहाँ पे डेरिवेशन, यानी कि वो आए कैसे हैं, बनते कैसे हैं, एक उसके आधार पे। और दूसरा जो है वो यहाँ पे हो जाता है ऑन द बेसिस ऑफ कि जो उसका परिमाण होगा और जो उसकी दिशा होगी, एक उसके आधार पे। ठीक है, अच्छा, अब यहां अगर मैं इसी के दो पार्ट्स करूं, किसके दो पार्ट्स करूं, जैसे ये हमारे पास में है ऑन द बेसिस ऑफ डेरिवेशन की अगर बात करता हूं, तो यहां पे जो हमारे पास पहला होता है, सबसे पहला जो यहां पे होता है वो हमारे पास में होता है फंडामेंटल। ठीक, अब अगर मैं बात करता हूं इसकी ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन की अगर बात करता हूं, तो इसमें एक होता है स्केलर और एक इसमें हमारे पास में होता है वेक्टर। ठीक, तो ये चीजें होती हैं कि इसमें क्या होता है, स्केलर होता है, एक यहाँ पे क्या होता है, वेक्टर जो है वो होता है। देखो यहाँ पे स्केलर हो गया, यहाँ पे हमारा वेक्टर हो गया। तो ये जो आप वेक्टर देख रहे हैं ना इस जगह पे, इस वेक्टर के बारे में आज हम लोग जो है वो पढ़ने वाले डिटेल में। तो अभी मैं आपको बताता हूँ, हमने फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात करी कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है, हमारी भौतिक राशियां हैं जितनी भी मौजूद है, चाहे वो फोर्स हो, चाहे वो स्पीड हो, डिस्प्लेसमेंट हो, ठीक है,
एरिया हो, वॉल्यूम हो, कुछ भी हो, सारी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। इनको दो हिस्सों में बांट सकते हैं, एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ डेरिवेशन, यानी कि आई कैसे बनती कैसे, एक उसके आधार पे, और दूसरा जो है हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो यहाँ पे अगर बात करता हूं ऑन द बेसिस ऑफ डेरिवेशन, तो इसमें फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पहली, और दूसरे की अगर बात करता हूं तो यहाँ पे होता है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अगर मैं बात करता हूं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की, तो ये होती है कुल मिला के 7। कितनी होती है? 7 होती हैं। इनको हम लोग मूल भौतिक राशि भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको हम लोग? इनको हम लोग कहते हैं मूल भौतिक राशि। ठीक है, तो ये जो होती हैं ये किसी से मिलकर के नहीं बनती है ना, ये किसी से भी मिलकर के जो है वो नहीं बनती। लेकिन अगर मैं डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटीज की बात करता हूं तो ये जो होती हैं ये इन 7 से मिलकर के ही बनती हैं। और कुल मिलाकर के अगर मैं इसका नाम की बात करूं तो इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं व्युत्पन्न भौतिक राशि। व्युत्पन्न भौतिक राशि, और ये हमारी अनलिमिटेड होती हैं। ये होती है हमारे पास में 7, ये हमारे पास में होती है अनलिमिटेड। अब आ जाते हैं इस पे। तो ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड डायरेक्शन में क्या होगा? एक होगा स्केलर, एक होगा वेक्टर। स्केलर वो होते हैं, स्केलर वो होते हैं जिनके पास में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ओनली मैग्नीट्यूड। ठीक है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होने का मतलब क्या हुआ कि इनके पास में सिर्फ और सिर्फ क्या है? परिमाण होता है। मैग्नीट्यूड को हम लोग हिंदी में कहते हैं परिमाण। ठीक है, स्केलर जो होता है इसको हम लोग कहते हैं अपना हिंदी में अदिश। वेक्टर जो होता है हमारे पास में ये होता है यहाँ पे सदिश। ठीक, जो वेक्टर जो आप यहाँ पे देख रहे हैं इनके पास में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन यानी कि परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। ठीक है, तो इसके पास में क्या हुआ? इसके पास मैग्नीट्यूड भी हुआ, इसके पास में डायरेक्शन जो है वो भी हुआ। चलिए अब हम बात कर लेते हैं वेक्टर्स के बारे में। तो एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी यानी कि एक ऐसी भौतिक राशि जिसके पास में, अभी हमने यहाँ पे समझ लिया क्या होंगे, मैग्नीट्यूड भी होंगे और डायरेक्शन भी होंगे, है ना। मैग्नीट्यूड का मतलब परिमाण, कोई भी एक वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, कोई नंबर। ठीक है, और डायरेक्शन यानी कि दिशा के ईस्ट में जा रहा है, वेस्ट में जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, लेफ्ट में, राइट में, उस तरीके से हम लोग कह सकते हैं। या एक्स एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे है, जेड एक्सिस पे है, वो सारी चीजें यहाँ पे हो जाती हैं। तो यहाँ पे जो है इसकी डेफिनेशन हमारे पास में हो जाएगी एनी फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, एक्सेट्रा। इस तरीके से बहुत सारे जो है वो हो जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फिर हमारे यहाँ पे क्या बनेंगे? एग्जाम्पल्स जो है वो बन जाएंगे। ठीक, तो ये बहुत सारे हमारे पास में एग्जाम्पल्स यहाँ पे बन जाते हैं। अब अगर बात करता हूं वेक्टर में ही, अब एक मैं यहाँ पे 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट लूंगा। अब यहाँ पे हमारे पास में क्या है? मैं एक 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट ले रहा हूं। इस 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट में मेरे पास ये जो आप देख रहे हैं इधर, ये है वाई एक्सिस, और ये जो आप देख रहे हैं ये मेरे पास में एक्स एक्सिस। मैं यहाँ पे मान लेता हूं कि मेरे पास में ना एक पॉइंट है, ठीक है ना, मेरे पास में क्या है? एक पॉइंट है, ऐसे मैंने यहाँ पे मान लिया। और वो जो पॉइंट है वो सपोज करो कि वो कहीं इस जगह पे, ऐसे यहाँ पे वो पॉइंट जो है मेरा कहीं यहाँ पे इस जगह पे। अब मुझे क्या करना है? इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कुछ इस तरीके से होंगे, एक ये और एक जो है ये देखो। अब पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास में क्या आ रहे हैं? एक यहां से यहां तक आ रहा है, और एक मेरे पास में पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो यहां से यहां तक जो है वो आ रहा है। तो इस जगह पे ये जो आप वैल्यू देख रहे हो ये मेरा x हुआ, और इस जगह पे जो आप वैल्यू देख रहे हैं ये मेरा क्या हुआ? यहाँ पे y हुआ। इस जगह पे आ रहा है ये, और इस जगह मेरा x जो है वो आ रहा है। ठीक है, इस पॉइंट को मैं नाम देता हूं कि जो पॉइंट है मेरे पास में, पॉइंट है P। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या हुए मेरे पास में? वो हुए x और y। पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हुए मेरे पास में? x और y हुए। मुझे ये बात बताओ, क्या यहाँ तक सारा कुछ समझ में आ रहा है? उसमें आप वहां पे कमेंट करके बता सकते हो, टाइप करके बता सकते हो, क्या ये सारी चीजें जितनी भी हमने डिस्कस करी हैं अभी तक समझ में आ रहा है? वहां पे मुझे बता दो। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये पॉइंट मेरे पास में, वो पॉइंट P, x और y मेरे से कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब हम लोग क्या करते हैं ना, वेक्टर में बेसिकली होता है एक रिप्रेजेंटेशन। अगर वेक्टर की बात करता हूं तो वेक्टर क्या है? वेक्टर है एक तरह का रिप्रेजेंटेशन। अभी देखो, अभी जो आप डॉटेड लाइन देख रहे हो ना, ये वाला कलर आपको विजिबल होगा। तो ये जो आप देख रहे हो ये डॉटेड लाइन, ये हमारा वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन हुआ। ठीक है, एक ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हुआ। वेक्टर बेसिकली क्या है? एक ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है किसी एक पॉइंट का।
ठीक, तो यहां पे हम लोग इसके बारे में लिख भी सकते हैं कि वेक्टर इज ऑफ अ पॉइंट। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या हो जाता है, वेक्टर हो जाता है। अच्छा, अब हम लोग लिखेंगे कैसे, ज्योमेट्रिकली इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, हाउ अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड, यानी कि एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है इन वेक्टर फॉर्म। तो हमारे पास में जो पॉइंट पी देख रहे हो आप, इसको मैं वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखूंगा, ये देखो इस तरीके से मैं पॉइंट पी को वेक्टर फॉर्म में लिख दूंगा। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, पी वेक्टर ऊपर लिखा, पी के ऊपर एक जो एरो लगाया है वो क्या है, मेरा वेक्टर है। ठीक है, पी के ऊपर जो मैंने एरो लगाया उससे ये पता चल रहा है कि पी पॉइंट क्या है मेरे पास में, या फिर जो मेरा पी एक फिजिकल क्वांटिटी है, ये एक तरह का वेक्टर है, सदिश है। ठीक, इक्वल्स टू एक्स आई कैप, एक्स जो है वो ये था, आई कैप मैंने इसके साथ में क्या लिया है, ये एक्स डायरेक्शन के साथ में लिखा जाता है, मैं बताऊंगा क्या है। ऐसे ही y के साथ में मैंने लिया है यहाँ पे जे कैप, तो y डायरेक्शन के साथ में हमेशा क्या होता है, जे कैप जो है वो होता है। तो ये p वेक्टर जो है वो मेरा इस तरीके से लिखा गया। अभी चूंकि 2D में है, 2 डायमेंशन में है, तो इसलिए यहाँ पे x और y लिया है। 2 डायमेंशन में क्या पता आपका y और z होता, 2 डायमेंशन में क्या पता आपका यहाँ पे x और z होता, ये दो चीज हो सकती थी। मान लो 3 डायमेंशन में होता है, ऐसा भी तो हो सकता है 3 डायमेंशन में आ जाए। तो अगर 3 डायमेंशन में होगा तो 3 डायमेंशन में क्या होगा हमारे पास में, x y और z तीनों जो है वो हमारे यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो हमने यहाँ पे आई कैप, जे कैप और के कैप की बात की है अभी, तो ये होता है यूनिट वेक्टर्स। ये वो हमारा एक्स डायरेक्शन में, इन एक्स डायरेक्शन। अगर मैं जे कैप की बात करता हूं तो ये हमारा हुआ यहाँ पे यूनिट वेक्टर इन वाई डायरेक्शन। अगर मैं यहाँ पे के कैप की बात करता हूं तो ये हमारा क्या हुआ, ये हुआ यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो ये हमारे पास में हो जाते हैं, ये है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब होता है कि एक ऐसा वेक्टर जिसके पास में जो मैग्नीट्यूड है, जो वैल्यू है, नंबर की जो वैल्यू है वो है 1, है ना, लेकिन उसके पास डायरेक्शन। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे अगर यूनिट वेक्टर की बात करते हैं तो वो हमारे पास में क्या होता है, हमारा यूनिट वेक्टर जो है वो हो जाता है। तो इसके पास में क्या होगा, यूनिट वेक्टर के पास में, यूनिट वेक्टर के पास में मैग्नीट्यूड होगा 1, लेकिन जो डायरेक्शन होगा वो कुछ ना कुछ रहेगा। यानी कि जैसे अगर मैं आई कैप की बात करता हूँ तो एक्स डायरेक्शन के लिए होता है, जे कैप की बात करता हूँ वाई डायरेक्शन के लिए होता है, के कैप की बात करता हूँ तो जेड डायरेक्शन के लिए जो है ये होता है। अच्छा, जो हम लोग यहाँ पे भी कर रहे हैं ना, इसका पीडीएफ जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, वो हम लोग जो है आपको शेयर कर देंगे। तो पीडीएफ जो है वो आप यहाँ पे अपने जो भी नोट्स बनाओगे बना सकते हो। तो हमने यहाँ पे बेसिक्स के बारे में जो है वो समझा, यूनिट वेक्टर क्या होता है हमने वो समझा, जो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन है हमारे वेक्टर का वो हमने यहाँ पे समझा कि एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अब हम लोग इसमें देखते हैं कि अगर आपके पास में एक वेक्टर जो है वो दिया हुआ है तो उस वेक्टर के लिए आपको अगर मैग्नीट्यूड का कैलकुलेशन करना है तो वो कैसे करेंगे आप। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे है कैलकुलेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। तो यहाँ पे जैसे भी हमने क्या बात करी थी, पी वेक्टर के लिए बात करी थी, तो पी वेक्टर का मैं मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ, है ना, ये क्या है, ये मेरा एक वेक्टर है। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं तो हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे या तो मॉडुलस में, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, या तो मॉडुलस में रिप्रेजेंट करेंगे, या फिर सिंपली इसका जो सिंबल होगा ऊपर से एरो हटा देंगे, उस तरीके से लिखेंगे। तो आप जो ये देख रहे हो ये हमारा क्या होगा, ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नीट्यूड। ये क्या है, ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। तो ये हमारे पास में यहाँ पे हो जाता है। तो ये क्या हुआ, ये हमारा रिप्रेजेंटेशन, किसका रिप्रेजेंटेशन, मैग्नीट्यूड का रिप्रेजेंटेशन जो है ये हुआ। और अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करता हूं कि इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो पी वेक्टर का मॉडुलस, या फिर सिंपली मैंने इसे पी लिख दिया, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है मैं इसको यहाँ पे कर दूंगा। कब कर दूंगा, अगर ये 2 डायमेंशन में होगा। ये क्या है, अगर ये 2 डायमेंशन है, इफ इट्स 2 डायमेंशनल, अगर ये मेरे पास में क्या होगा 2 डायमेंशनल होगा, तो फिर मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, इस तरीके से रिप्रेजेंट जो है वो कर दूंगा। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ किसकी, 3 डायमेंशन की, मैं अगर यहाँ बात करता हूँ 3 डायमेंशन की, तो 3 डायमेंशन हमारे पास में ये क्या रहेगा, कैसे रहेगा वो देखो। तो 3 डायमेंशन में वेक्टर का मतलब क्या है, वही मैं अगर बात कर लेता हूँ पी वेक्टर की ही, तो यहाँ पे एक्स आई कैप हो जाएगा प्लस वाई जे कैप हो जाएगा प्लस जेड के कैप जो है ये हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये सारी चीजें, जैसे कि हमारे पास में क्या आई कैप है, ये मेरे पास में क्या यूनिट वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन, अभी हमने इसके बारे में डिस्कशन जो है वो किया है। वहीं अगर बात करता हूँ वैसे ही किसकी, मेरे जे कैप की, तो जो आप जे कैप देख रहे हैं ये क्या है, ये है मेरा यूनिट वेक्टर इन वाई डायरेक्शन। और उसी तरीके से अगर आप यहाँ पे बात करते हैं के कैप की, तो जो आप के कैप देख रहे हैं तो ये है मेरा यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो ये हो जाता है।
अब अगर मान लो आपको यहाँ पे क्या करना है, सेम वही चीज करनी है आपको, यहाँ पे मॉडुलस का कैलकुलेशन जो है वो करना है। तो आप मॉडुलस का कैलकुलेशन यहाँ पे कैसे करेंगे वो देखो, यानी कि अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है किसका, पी वेक्टर का, तो वो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हमारे पास में सेम उसी तरीके से पी वेक्टर लिखो, मॉडुलस में लिखो, या फिर सिंपली उसको पी लिख दो, और अंडर रूट में हम लोग कर देंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इस तरीके से हम लोग जो है इसको कर देंगे। ये बात समझ में आ रही है? यहाँ तक बताओ क्या ये सारा कुछ क्लियर हुआ जितना हमने अभी डिस्कस किया है? ये मुझे बताओ क्या ये चीजें आपको क्लियर हो गई सारी अभी तक? देखो मैग्नीट्यूड जो है, मैग्नीट्यूड क्या है, वेक्टर का एक तरीके से न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना है, ठीक। मैग्नीट्यूड के लिए हमारे पास में होता है फॉर्मूला, फॉर्मूले की अगर बात करता हूं तो रिप्रेजेंट कैसे किया था वो देख लो एक बार, अगर आपको कहीं पे मैग्नीट्यूड का कैलकुलेशन करना है, मैग्नीट्यूड को हम लोग मॉडुलस के नाम से भी जानते हैं कि मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर। तो यहाँ पे जैसे हमारा पी वेक्टर था, तो मैं क्या करूंगा, पी वेक्टर को मॉडुलस में लिखूंगा, या तो ये रिप्रेजेंट हो सकता है। दूसरा रिप्रेजेंटेशन क्या हो सकता है कि उसको सिंपली एरो जो उसके ऊपर लगा हुआ है वो एरो हटा दो, ये दूसरा रिप्रेजेंटेशन जो है वो हो सकता है। अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो फिर फॉर्मूला हमारे पास में क्या होगा, कि 2 डायमेंशन है तो अंडर रूट में ही होना, ये बात याद रखना, फॉर्मूला सारा अंडर रूट में होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर देना अगर 2 डायमेंशन में है ना, और अगर 3 डायमेंशन में है तो फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये चीज जो यहाँ पे हो जाती है, तो इस तरीके से जो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन अपनी कर सकते हैं, ठीक। तो ये हमारे पास है मॉडुलस का फॉर्मूला है। अब अगर मान लो आगे चीजों की बात करते हैं, मान लो आपको यहाँ पे क्या करना है, एडिशन ऑफ अ वेक्टर करना है, आपको यहाँ पे क्या करना है, एडिशन करना है, यानी कि आपको जो है वेक्टर जो है वो ऐड करने हैं, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे वेक्टर जो है वो ऐड करने हैं तो फिर कैसे ऐड करेंगे हम लोग, देखो अगर हमें वेक्टर का एडिशन करना है, सपोज करो कि मेरे पास में 2 वेक्टर हैं, एक मेरे पास में यहाँ पे ए वेक्टर है, अगर मैं ए वेक्टर की वैल्यू की बात करता हूं तो यहाँ पे है मेरे पास a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, ऐसे मैं मान लेता हूँ। वहीं ऐसे ही मेरे पास में एक दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, अगर मैं बी वेक्टर की बात करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप, ये मेरे पास में यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो ए वेक्टर मेरे पास, बी वेक्टर मेरे पास, ठीक है, 2 वेक्टर, मुझे क्या करना है, इनका एडिशन करना है। अगर मुझे अब इनका एडिशन करना है तो यहां पे मैं क्या करूंगा, लिखा जाएगा इसको ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करके, और ये जो आप वैल्यूज देख रहे हैं आप आई कैप में आई कैप वाले को ऐड कर देना, जे कैप में जे कैप वाले को ऐड कर देना, और के कैप में के कैप वाले को जो है आप यहाँ पे ऐड कर देना, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या करा है, ए वेक्टर पहले लिखा है, बी वेक्टर बाद में लिखा है, तो पहले ए वेक्टर के ही जो वैल्यूज हैं वो लिखे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा मेरे पास में a1 प्लस b1 आई कैप, ऐसे यहाँ पे क्या होगा, a1 हो चुका, अब होगा मेरे पास में a2 प्लस b2 j कैप, नेक्स्ट होगा मेरे पास में यहाँ पे a3 प्लस b3 k कैप, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा वेक्टर का एडिशन जो है वो हो जाता है। तो मैं जब यहाँ पे ऐड कर रहा हूं तो जो मैंने पहले लिखा है उसकी ही वैल्यूज को पहले लिखना है। मान लो मुझे यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करना है, तो सब्ट्रैक्शन के लिए मान लो मैं ए वेक्टर में से किसको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, मैं बी वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो जो मैंने पहले लिखा है उसकी ही वैल्यूज में से दूसरे की वैल्यूज को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट यहाँ पे जो है वो करना है, ठीक है। तो ऐसा मैं यहाँ पे करना होगा। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरे पास में a1 माइनस b1 आई कैप प्लस a2 माइनस b2 j कैप प्लस, यहाँ पे हो जाएगा ऐसे मेरे पास में a3 माइनस b3 k कैप। तो ये मेरे पास में ओवरऑल जो है फॉर्मूले बनेंगे। एक मेरे पास फॉर्मूला है यहाँ पे एडिशन ऑफ वेक्टर्स का, और एक फॉर्मूला मेरे पास में बना किसका, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स का। तो 2 फॉर्मूले हमारे पास में जो है यहाँ पे ये बन गए। अब अगर मान लो मैं यहाँ पे वेक्टर्स के लिए देखता हूँ, वेक्टर्स के लिए मैं क्या देखता हूँ यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन यानी कि प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर जो है वो देखता हूँ। तो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर हम लोग कैसे करते हैं वो देखो। अब हमारे पास में यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, तो यहां तो आप प्लस करोगे ना, इनमें थोड़ी ना सब्ट्रैक्शन आएगा, यहां वैल्यूज में सब्ट्रैक्शन आ रहा है ना, न्यूमेरिकल वैल्यूज में। देखो a1 माइनस b1 किया है मैंने, a2 माइनस b2 किया है, फिर a3 माइनस b3 किया है मैंने, फिर जो इनका ओवरऑल जो भी वैल्यू निकल करके आएगी, मान लो a1 माइनस b1 नेगेटिव हुआ तो फिर यहाँ पे अपने आप नेगेटिव आएगा, मान लो a2 माइनस b2 नेगेटिव हुआ
तो यहाँ पे अपने आप जे कैप जो है वो नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से है ये। अब आगे देखो, अब हमारे पास है यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, एक और नाम से जानते हैं, और वो था हमारे पास में क्या, वो था मल्टीप्लीकेशन वेक्टर्स। तो हमारे पास ये वेक्टर मल्टीप्लीकेशन है, कितने तरह का होता है, ये होता है दो तरह का, ठीक है। अगर मैं वेक्टर मल्टीप्लीकेशन की बात करता हूं तो वेक्टर मल्टीप्लीकेशन हमारे पास में यहाँ पे दो तरह का हो जाता है, ठीक है। अब वो दो तरह के हमारे पास में क्या है वेक्टर मल्टीप्लीकेशन, देखो एक मल्टीप्लीकेशन हमारे पास यहाँ पे, तो एक मल्टीप्लीकेशन मेरे पास है यहाँ पे कौन सा, स्केलर प्रोडक्ट, या फिर हम लोग कह सकते हैं उसको स्केलर मल्टीप्लीकेशन। इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, और वो था हमारे पास में क्या, डॉट प्रोडक्ट। अब इनको ये सब नाम क्यों दिए जाते हैं, सारी चीजें मैं आपको यहाँ बताऊंगा। ऐसी फिर अगर मैं दूसरे की बात करता हूँ, जैसे हमारे पास क्या हुआ, एक स्केलर प्रोडक्ट हुआ, डॉट प्रोडक्ट हुआ, दूसरे की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे हमारे पास में होता है वेक्टर प्रोडक्ट, या फिर कह सकते हैं इसको वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। अब यही नाम क्यों दिए गए, देखो उसके पीछे कारण थे। कारण क्या थे वो देखो, जैसे यहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट का मतलब ये हो जाता है कि जब आप दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे, तो दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो एक स्केलर वैल्यू मिलेगी, ना कि एक वेक्टर। तो मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूं कि अगर आपने मल्टीप्लिकेशन किया, किसका मल्टीप्लिकेशन किया, यहाँ पे जो देख रहे हो दो वेक्टर्स, अगर आपने इस मेथड के थ्रू मल्टीप्लिकेशन किया तो दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में आपको वेक्टर नहीं मिलता, आपको क्या मिलता है, आपको एक स्केलर वैल्यू जो है मिलती है। इसीलिए यहाँ पे इसको स्केलर प्रोडक्ट जो है वो कहा जाता है, पहली चीज तो ये। दूसरा, इसको डॉट प्रोडक्ट क्यों कहा जा रहा है, डॉट प्रोडक्ट इसको इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जब आप दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उनके मल्टीप्लिकेशन के लिए, जब आप इस मेथड के थ्रू मल्टीप्लिकेशन कर रहे होंगे, आप एक सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, और वो सिंबल क्या होता है, वो होता है डॉट। यानी कि आपने अगर दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन करना है, मान लो दो वेक्टर मेरे पास में क्या है, एक है ए वेक्टर और एक है मेरे पास बी वेक्टर, तो आप क्या करोगे, उनके बीच में डॉट लगा करके इस मेथड को जो है वो फॉलो करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट के लिए याद करना है कि रिजल्ट जो है दो वेक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन का वो हमेशा क्या रहता है, यहाँ पे स्केलर रहता है। तो यहाँ पे रिजल्ट ऑफ टू वेक्टर्स मल्टीप्लिकेशन, रिजल्ट ऑफ टू वेक्टर मल्टीप्लिकेशन स्केलर। अब अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ वेक्टर प्रोडक्ट वाले में, तो वेक्टर प्रोडक्ट वाले में जो आप देख रहे हो, जैसे यहाँ पे लिखा है वेक्टर, तो यहाँ पे क्या होता है, दो वेक्टर का जब आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करने पे आपको अब जो रिजल्ट मिलता है वो एक वेक्टर ही मिलता है ना। यानी कि आपने दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन करा, आपको नया वेक्टर मिलेगा। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा था कि आपने दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन किया तो आपको क्या मिल रहा था, स्केलर जो है वो मिल रहा था, क्या मिल रहा था, स्केलर मिल रहा था। लेकिन यहाँ पे अब क्या होगा, द प्रोडक्ट ऑफ, या फिर आप इसको रिजल्ट भी कह सकते हो, द रिजल्ट ऑफ ऑल्सो अ वेक्टर। तो यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन का जो रिजल्ट होगा वो क्या आएगा, वो मेरे पास में एक वेक्टर ही आएगा, ठीक। अच्छा, अब इसको क्रॉस प्रोडक्ट क्यों कहा जाता है, क्रॉस प्रोडक्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब आप इस मेथड से मल्टीप्लिकेशन करते हो तो दो वेक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन के लिए यहाँ पे बीच में क्या आता है, क्रॉस आता है। क्या आता है, क्रॉस जो है वो आता है। तो ए वेक्टर क्रॉस बी क्रॉस, ऐसे हमने यहाँ पे लिखा है ए क्रॉस बी। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो एक हमें नया वेक्टर ही मिलता है, ठीक है। देखो तो यहाँ पे क्या हुआ, दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन किया, आंसर क्या मिला, एक और वेक्टर जो है वो मुझे यहाँ पे मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो मुझे आंसर में एक वेक्टर ही मिलता है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, इसीलिए इसको जो है हम लोग इस तरीके से कहते हैं। मुझे ये चीज बताओ, क्या यहाँ तक सारा कुछ समझ में आया है? अगर यहाँ तक समझ में आ चुका है तो फिर मैं आगे चलता हूँ, आगे नेक्स्ट जो है मैं फिर इसमें कंटिन्यू करता हूँ, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं हम लोग। यहाँ पे ए वेक्टर और बी वेक्टर, मैंने इनके बीच में क्या लगाया, डॉट लगाया। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो है मैंने यहाँ पे किया। तो ये जो आप देख रहे हो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है हमारे पास में वो क्या होता है, वो होता है ए बी कॉस थीटा। क्या होता है फॉर्मूला यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट के लिए, फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा होता है फॉर्मूला। अब यहाँ पे ए और बी क्या है, अगर आपको याद हो, अभी हमने डिस्कशन किया था किसके बारे में, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स के बारे में डिस्कशन हमने किया था, और हमने ये देखा था कि जो वेक्टर्स होते हैं यहाँ पे वो कैसे लिखे जाते हैं, सिंपली एरो के ऊपर से अगर हम लोग हटा देंगे और क्या करेंगे, उसका अगर सिंबल ही हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे तो वो एक मैग्नीट्यूड कहलाएगा। तो इसी तरीके से आप देख सकते हो कि ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है ए लिया है मैंने, और जो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है मैंने यहाँ पे बी जो है वो लिया हुआ है। तो आप यहाँ पे सिंपली लिख भी सकते हैं। तो ए क्या है यहाँ पे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। और अगर मैं यहाँ पे बी की बात करता हूं तो ये मेरे पास में क्या है, ये है मैग्नीट्यूड ऑफ
बी वेक्टर। वहीं अगर बात करता हूं थीटा की, जो आप यहाँ पे थीटा देख रहे हैं, ये जो यहाँ पे है थीटा, ये क्या है, ये है एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। किनके बीच का एंगल है ये दो वेक्टर्स के बीच का जो है एंगल है। अब मेरा आपसे ना यहाँ पे सवाल है, देखो अब एक कॉन्सेप्ट मैं आपका क्लियर करवाता हूँ, ये एंगल से रिलेटेड, ठीक है। एंगल जो है वो कैसे लेते हैं, हमने देखा होगा कि जो एंगल है हमारे पास में, मान लो मेरे पास दो वेक्टर्स हैं। अब जो आप ये ब्लू लाइन देख रहे हैं, ये दोनों मेरे पास में वेक्टर हैं। चलो मैं इसमें एक का कलर चेंज कर देता हूँ। एक यहाँ पे ऑरेंज है, एक मेरे पास में क्या है, ब्लू है। और ये एक मेरे पास में स्ट्रेट लाइन है, रेफरेंस के लिए मैंने जो यहाँ पे लिया है, एक लाइन लिया है रेफरेंस के लिए। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ एंगल की, तो मेरे पास में सपोज करो कि दो वेक्टर्स हैं। ये जो वेक्टर देख रहे हो, ये मेरा क्या हुआ, ए वेक्टर हुआ, लेट सपोज। और जो आप ये दूसरा वेक्टर देख रहे हैं यहाँ पे, ये मेरे पास में हुआ मेरा बी वेक्टर, ये हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं। अगर मैं एंगल की बात करता हूँ, तो इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कहाँ बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है ना, इधर। बताओ ये बन रहा है क्या, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में एंगल ये वाला बन रहा है ना, यही तो लग रहा होगा कि ये इन दोनों के बीच में एंगल बन रहा है, क्योंकि एक वेक्टर यहाँ पे, एक वेक्टर यहाँ पे, तो इनके बीच में एंगल बन रहा है। ऐसा नहीं है, देखो एंगल कैसे बनता है, सबसे पहले उसमें ना कुछ कंडीशन है। कंडीशन ये है कि जो टेल होती है दोनों वेक्टर्स की, वो मीट करनी चाहिए, और उनके बीच में जो एंगल है वो बनना चाहिए। पहली चीज तो ये। तो क्या यहाँ पे टेल मीट कर रही है, एक की टेल से दूसरे का हेड जो है वो मीट कर रहा है, तो ये चीज तो गलत हो गई। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो आपका ये वाला वेक्टर है ना, ये जो ब्लू वाला वेक्टर है मेरा, इसको हम लोग आगे एक्सटेंड कर सकते हैं, क्योंकि वेक्टर्स जो होते हैं ये एक्सटेंड किए जा सकते हैं, ठीक है। तो जो ये हमारे वेक्टर्स होते हैं, ये क्या किए सकते हैं, ये हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड जो है वो कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसको एक्सटेंड कर दिया, लो अब मैंने एक्सटेंड कर दिया। अब एक्सटेंड करने पे ये आ चुका यहाँ पे। और एक बार और मैं इसका जो पिछला स्टेट था वो भी बना देता हूं, वो है यहाँ पे। हाँ, तो डॉटेड वाला जो आप देख रहे हो, ये पहले था, बाद में जो है ये ब्लू वाला है। मैंने क्या किया, मैंने इसको आगे एक्सटेंड कर दिया। तो मैं क्या कह रहा हूं कि अगर इनके बीच के एंगल की हम लोग डिटरमाइन करने की बात कर रहे हैं, तो इनके बीच में जो अब एंगल होगा वो कब निकाला जाएगा, जब इनकी टेल से टेल जो है वो मैच हो रही होगी, मीट हो रही होगी। तो आप जो देख रहे हैं यहाँ पे, क्या ये मेरा एंगल, देखो अभी भी यहाँ पे दो कंडीशन बन रही है। दो कंडीशन कौन सी बन रही है, एक कंडीशन बन रही है ये जो बाहर है ऐसे, एक एंगल तो ये हो गया मेरे पास में, ठीक है, और एक एंगल जो है वो अंदर हो गया। तो टेल से टेल मीट होने पे भी दो एंगल्स मेरे पास में जो है वो आ रहे हैं, तो मेरा सही एंगल कौन सा होगा, ठीक है। तो जो दूसरी कंडीशन है वो अप्लाई होगी। पहली कंडीशन में क्या था कि टेल से टेल मीट होनी चाहिए, दूसरी कंडीशन में ये है कि जो मिनिमम एंगल बनता है वहां पे, वो हमारा एंगल होगा किसका, वेक्टर के बीच का। तो मिनिमम एंगल जो है वो कौन सा है, फिलहाल ये है अंदर वाला, बाहर वाला नहीं है, फिलहाल अंदर वाला जो है ये एंगल है। तो दो कंडीशंस जो है हमारे एंगल के लिए वो ये हो चुकी हैं। तो मैं यहीं पे नोट डाउन कर देता हूं, शुड कोइंसाइड, दोनों की जो टेल है वो क्या होनी चाहिए, वो मिलनी चाहिए, पहली चीज तो ये। दूसरा दूसरा यहां पे क्या हो सकता है, द एंगल विल बी द मिनिमम एंगल, द एंगल विल बी मिनिमम एंगल। तो यहां पे जो एंगल है वो कौन सा होगा, हमारा मिनिमम एंगल जो है वो हमारा होगा, ठीक है। तो आई होप यहां पे अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा एंगल वाला, अब आप एंगल में गलती नहीं करेंगे, ठीक है। तो एंगल समझ में आ गए। तो मेरे पास में यहाँ पे जो फॉर्मूला है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का, वो क्या है, वो है ए बी कॉस थीटा। ए में क्या, मेरा क्या है, मैग्नीट्यूड है ए वेक्टर का। बी की बात करता हूं तो मैग्नीट्यूड है किसका, बी वेक्टर का। कॉस थीटा में थीटा जो है वो कैसे डिटरमाइन करना है वो मैंने यहाँ पे बता दिया है आप लोगों को। अब हम लोग जो है यहाँ पे आगे फर्दर कैलकुलेशन जो है वो कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो, मान लो मेरे पास में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, इसका जो फॉर्मूला है ये है ए बी कॉस थीटा। अब जरा ध्यान से समझना मेरी बात को। मैं यहाँ पे ऐसा एज्यूम कर लेता हूं कि मेरा जो ए वेक्टर है फिलहाल वो है आई कैप, सिर्फ और सिर्फ आई कैप है। और मैं यहाँ पे मान लेता हूं कि मेरा जो बी वेक्टर है ये क्या है, जे कैप है, ठीक है। तो आई कैप और जे कैप मैंने दो वेक्टर्स अपने ऐसे लिए, कौन से यूनिट वेक्टर्स लिए हैं, लेकिन है तो वेक्टर सी। अब इसमें देखो, अब ये मैं वेक्टर जो है यहाँ पे बना रहा हूं, तो यहाँ पे क्या है मेरे पास, वाई एक्सेस है। इसका मतलब क्या हुआ, जे कैप तो यहाँ पे आता है वाई एक्सेस पे, ये क्या है मेरे पास में यहाँ पे एक्स एक्सेस है। तो मेरा जो आई कैप है वो कहां पे आता है, वो आता है यहाँ पे, वो कहां पे आता है, वो आता है यहाँ पे, ठीक। अब आप मुझे सोच करके बताओ, एक्स और वाई के बीच में जो यहाँ पे एंगल की वैल्यू है वो कितनी आ रही है, एक्स और वाई के बीच में एंगल कितना है यहाँ पे, एक्स और वाई के बीच में जो मेरा एंगल है ये है 90 डिग्री का। कितना है यहाँ पे एंगल, 90 डिग्री का। ये तो समझ में आ रहा है देखते ही। तो एंगल यहाँ पे क्या हुआ, इसके बीच में 90 डिग्री का हुआ।
तो फिर अगर मैं यहां इसी जगह पे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कर रहा हूं और ए वेक्टर मेरा आई कैप है, बी वेक्टर मेरा जे कैप है, और मैं इनका मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूं, तो इसका मतलब ये हुआ आई कैप डॉट जे कैप कर रहा हूं। आई और जे का जो यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है, अभी क्या था मैंने आपको बताया था, है ना, 1 होता है। कितना होता है मैग्नीट्यूड? 1। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या हुआ? 1 हुआ मैग्नीट्यूड। तो यहां पे 1.1 cos 90 डिग्री जो है मैं यहां पे रखूंगा। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो यहां पे इसका मतलब ये है, मुझे समझ में आया कि आई कैप डॉट जे कैप अगर मैं करता हूं तो वैल्यू जो है मुझे क्या मिलेगी? 0 मिलेगी। तो यहां से मेरा फिर कुछ और कंक्लूजन जो है वो निकलने शुरू होंगे, और वो कंक्लूजन ये होंगे कि जब भी हम लोग स्केलर प्रोडक्ट कर रहे होंगे और दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री या फिर 90 का मल्टीपल होगा, तो हमारा जो मल्टीप्लीकेशन करके जो वैल्यू आएगी वो 0 के बराबर होगी। ये हमने यहां पे समझ लिया है। ठीक, दूसरी चीज हम अब यहां पे देखते हैं कि एक और मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं इस बार, और एक और जब लोग यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करते हैं, मैं करता हूं आई कैप डॉट आई कैप का। इस बार ऐसे कर लेते हैं, तो आई कैप कहां पे? यहां पे होगा एक्स एक्सिस पे, दूसरा वेक्टर भी आई कैप ही है, तो यहां पे दोनों के बीच एंगल कितना बन जाएगा? 0 डिग्री का बन जाएगा। तो यहां पे क्या होगा? वेक्टर है 1 1 हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड, कॉस हो जाएगा 0 डिग्री, तो इसका मतलब ये हुआ वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे? 1 हो गई है। तो मेरे ये बात समझ में आ रही है कि यहाँ पे जो वैल्यू है ना, यहाँ पे जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। कब? जब दो वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है वो क्या हो जाएगा मेरा? यहाँ पे 0 डिग्री जो है वो हो जाएगा। ठीक है, ये बात मुझे अपनी यहाँ पे क्लियर हो चुकी है। अब देखो इसी में, तो यहां से फिर हमारा कंक्लूजन ये बन रहा है कि आई कैप डॉट आई कैप इक्वल्स टू जे कैप डॉट जे कैप इक्वल्स टू के कैप डॉट के कैप इक्वल्स टू 1 जो है मेरा यहां पे होगा। ठीक, एक कंक्लूजन तो मेरा ये निकला। दूसरे कंक्लूजन की अगर बात करता हूं तो आई कैप डॉट जे कैप इक्वल्स टू जे कैप डॉट के कैप इक्वल्स टू के कैप डॉट आई कैप इक्वल्स टू 0 जो है ये हो जाएगा। दूसरा कंक्लूजन मेरा ये निकला। अब इसमें आप ये भी याद रख सकते हो कि अगर मैंने के कैप डॉट जे कैप किया हुआ है, ऐसे जे कैप डॉट आई कैप मैंने यहाँ पे किया हुआ है, और उसी तरीके से अगर मैंने यहाँ पे आई कैप डॉट के कैप किया हुआ है, तो जो ओवरऑल वैल्यू है ये कुछ चेंज नहीं होगी, 0 ही जो है मेरा यहाँ पे आंसर जो है वो रहेगा। तो ये मैंने यहाँ पे अपने कंक्लूजन निकाल लिए हैं। ठीक, तो आई होप यहां तक समझ में आ रहा होगा। अब आगे देखते हैं मल्टीप्लीकेशन कैसे करना है ना, स्केलर मल्टीप्लीकेशन अब कैसे करना है। जैसे मेरे पास में क्या है? ए वेक्टर है, मान लेते हैं a1 आई कैप, b1 जे कैप, c1 के कैप है। ऐसे अगर बी वेक्टर की बात कर लेता हूं तो ये मेरे पास में a2 जे कैप, और यहां पे b2 जे कैप, और यहां पे क्या है? c2 के कैप है। ठीक है, अब मैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कर रहा हूं, तो इसके लिए इस तरह से इसको जो है वो लिखा जा सकता है। ये मेरा क्या हुआ? ए वेक्टर हुआ, डॉट प्रोडक्ट लगाया, यहां पे मेरा क्या होगा? बी वेक्टर होगा, a2 जे कैप प्लस, ओहो जे कैप लिख दिया यहाँ पे, आई कैप आना, c2 के कैप। अब देखो, अभी हमने ये चीज समझी है कि जब हम लोग सेम का मल्टीप्लीकेशन आपस में कर रहे होते हैं, यानी कि आई कैप का, जे कैप का, के कैप का मल्टीप्लीकेशन हम लोग यहाँ पे कर रहे होते हैं साथ में, तो वैल्यू 1 होती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ में करूंगा तो मेरे पास में जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे क्या आएगी? वो आएगी a1 a2, क्योंकि आई कैप तो 1 हो गया। अगर सपोज करो कि इसका मल्टीप्लीकेशन मैं इसके साथ में अगर कर रहा हूँ तो आई कैप और जे कैप का भी मल्टीप्लीकेशन होगा, तो आई और जे क्या है? 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, तो फिर मल्टीप्लीकेशन में मेरे पास में यहाँ पे क्या होगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग अगर सिमिलर वालों का मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं तो हमारे पास में तभी जो है वो यहाँ पे वैल्यू आएगी, क्या? वो होगी इस तरीके से। वहीं अगर मैं बात कर रहा हूं कि अगर 90 डिग्री का एंगल उनके बीच में बन रहा है और तब हम लोग मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, तो उस केस में हमारे पास में 0 जो है ये हो जाएगा। तो डॉट प्रोडक्ट की अगर मैं वैल्यू की बात करता हूं तो ये हमारे पास a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 जो है इस तरीके से निकल रही है। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे क्या हुआ? ये हमने यहाँ पे समझ लिया है डॉट प्रोडक्ट को। ठीक, वहीं अगर आप मान लो आप एंगल का डिटर्मिनेशन जो है वो करना चाहते हैं, किसका इस्तेमाल करके? डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके। जैसे हमारे पास फॉर्मूला है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा, ये हमारे पास फॉर्मूला है।
तो आप यहां से क्या कर सकते हो, इस तरीके से भी इसको कर सकते हो कि थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी। इसका मतलब ये हो जाता है कि क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स, ये जो वैल्यू मैंने अभी यहां पे डिटरमाइन करी है, यहां पे हो जाएगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन में ए बी का जो भी मैग्नीट्यूड रहेगा वो मैंने यहाँ पे सिंपली ए बी कर दिया। और ए बी का तो वैल्यू आप डिटरमाइन करना जानते ही हो। देखो अगर मुझे सिर्फ यहाँ से क्या करना है, मुझे अगर यहाँ से ए का डिटरमिनेशन करना है तो फिर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर करना होगा। एंड इन द सेम वे अगर मुझे यहाँ पे इसके लिए मैग्नीट्यूड का कैलकुलेशन करना है तो फिर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर जो है ये करना होगा। और इस तरीके से मैं अपनी कैलकुलेशन कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डॉट प्रोडक्ट के बारे में सीखा, यानी कि स्केलर प्रोडक्ट जो है वो हमारा हमने यहाँ पे सीख लिया है। ठीक, और वेक्टर्स के बारे में हमने समझा। इससे आगे का जो नेक्स्ट टॉपिक रहता है हमारे पास में वो रहता है वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट का। लेकिन आज की क्लास को जो हम लोग वो यहीं पे रखते हैं, और अगली क्लास करेंगे तो फिर उसमें हम लोग करेंगे अपना क्या, क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। अभी फिलहाल आप मुझे इतना बताओ कि जितनी चीजें हमने करी है क्या ये सारा कुछ समझ में आया? अगर यहाँ पे किसी भी तरह कुछ डाउट है तो आप मुझे बता दो, मैं क्लियर कर देता हूँ।